बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काजी फायद ईसा ने जवाबी वार कर दिया है। इसके बाद सिचुएशन क्या है मैं आपको उससे आगाह करता हूं, लेकिन सबसे पहले इमरान खान ने रावलपिंडी में जो जलसा करने का ऐलान किया था, अब जो रिपोर्ट हो रहा है, जो अब बताया जा रहा है, जो उनसे मुलाकात करके आए या जो मुलाकात करने वालों से राब्ते में है, उनके मुताबिक इमरान खान ने रावलपिंडी के जलसे को कैंसिल करके उस दिन एहतजाज में बदल दिया है। तो जो लियाकत बाग का जलसा था, जो अभी तक की इतलात हैं कि अब जलसा नहीं होगा, क्योंकि इतलात यही होंगी पीटीआई को कि जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर दी भी गई तो कहीं बहुत बाहर दी जाएगी, शहर से बाहर करने का फायदा नहीं है। रावलपिंडी का दिल जो है ना, सेंट्रल पॉइंट, वो लियाकत बाग है। अगर आपने रावलपिंडी में कुछ एहतजाज या जलसा करना है, वो लियाकत बाग के अलावा कहीं होगा तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इसीलिए इमरान खान बार बार बज़िद है कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा लाजमी करना है, कि लाहौर का दिल वहां पे है। जलसा मीनार पाकिस्तान होगा और उसका जो इंपैक्ट होगा वो किसी मवेशी मंडी में जलसे का इंपैक्ट नहीं होगा। इसलिए इमरान खान ने कहा कि हम इसको एहतजाज में बदलते हैं, यानी अवाम आवाज उठाए। साथ ही वकला को कहा कि आप जाएं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करें। देखें जो सिचुएशन बन रही है उसको अंडरस्टैंड करें। और उसके लिए पहले मैं आपको जो रिपोर्ट हुआ है अभी तक कि काजी साहब ने मंसूर अली शाह साहब के खत का जवाब दिया है, जो उन्होंने कमेटी में बैठने से मादरत की थी, उसका काजी साहब ने जवाब दिया है। चीफ जस्टिस साहब लिखते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून की मुखालफत की, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे, तातीलात के दौरान कमेटी इजलास में शिरकत पर इसरार किया। प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून कहता है अर्जेंट नौयत के मुकदमात पर 40 दिन में समाअत होगी, 14 दिन में समाअत होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तातीलात के दौरान अर्जेंट मुकदमा सुनने से इनकार कानून की नफी की। सीनियर जजेस का एहतराम नहीं करते, एडॉप्ट जजेस को 1100 मुकदमा सुनने तक महदूद कर दिया। कमेटी में रवैया मुनासिब नहीं था, इजलास से वॉकआउट कर गए। ऑडियो लीक केस में हुक्म इम्तना दिया, आईनी मुकदमात में जल्द हुक्म इम्तना दिए, फिर इन मुकदमात को सुना न फैसला किया। तो जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ पूरी चार्जशीट जारी कर दी है काजी फायद ईसा ने। आप समझ गए ना कि चार्जशीट कहां से आई है? ये जीएचक्यू की जैक ब्रांच से इस तरह की चार्जशीटें आती हैं, क्योंकि मुनीब अख्तर से तकलीफ है। मुनीब अख्तर 63 का फैसला देता है, मुनीब अख्तर इलेक्शन कराने का फैसला देता है। मुनीब अख्तर कहता है कि अदालतें ना बनाओ मिलिट्री की, जो है वहां पे सिविलियन का ट्रायल ना करो। मुनीब अख्तर से तो तकलीफ होनी है। देखिए मदार अली अकबर नकवी को निशान इबरत बनाया गया, जादुल हसन को इसी तरह से निकाला गया, बंदियार साहब को आखिर में बिल्कुल उसमें मुअत्तल बना दिया। काजी साहब का महीना रह गया, अभी तक तो एक्सटेंशन नहीं हुई ना। काजी साहब के देखें तौर तरीके के साथ उन्होंने कब्जा किया हुआ है, और मैं आपको इसलिए बताता हूं कि आगे क्या सूरत हाल है। और बंदियार साहब 4-5 महीने पहले हाथ उठा दिया उन्होंने कि यार मेरी अब कौन सुनता है, मैं तो रिटायर होने वाला हूं। ये होता है जब एस्टैब्लिशमेंट एक जज के साथ खड़ी हो और एक जज के खिलाफ खड़ी हो। जिसके साथ खड़ी हो तो वो आखिरी महीने में भी इस तरह तगड़ा होता है कि उसे पता होता है मुझे तोसी मिलेगी, मेरे लिए नई अदालत बनेगी, यानी तरमीम होगी, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये है काजी साहब का। तो बुनियादी तौर पर काजी साहब ने यह कहा है कि जस्टिस याया अफरीदी ने कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया, जो अब तक रिपोर्ट हो रहा है। अब पहले तो मैं एक सवाल करता हूं जस्टिस याया अफरीदी साहब, ये अजीबोगरीब किरदार है जस्टिस याया अफरीदी। अवाम में इनका जो एक इमेज बनाया गया है, कैसे बनाया आई डोंट नो, इमेज भी तो कंपनी की तरफ से बनाया जाता है कि ये बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट जज है। अच्छा, इन जज साहब को हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट को कभी अप्रोच ना करना पड़े, इन्होंने बड़ी जबरदस्त पॉलिसी बनाई हुई है। लेकिन जो भी केस होता है ना सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, अगर कोई खास बड़ा केस एस्टैब्लिशमेंट चाहती है या इसके हक में फैसला हो या खिलाफ हो, ये पता क्या करते हैं, ये ना हक वालों के साथ खड़े होते हैं ना खिलाफ वालों के साथ, ये अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना लेते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट को अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं है। कल को हो सकता है कुरान पे याद रख के कहेंगे मुझे कभी भी एस्टैब्लिशमेंट ने अप्रोच नहीं किया। भाई क्यों करेंगे? ना आप हक के साथ खड़े होते हैं ना बातिल के साथ, आप दरमियान में खड़े हो जाते हैं। इसको कहते हैं मुनाफिकत। अब जस्टिस याया अफरीदी साहब, जो आप पे इल्जाम लगाया गया है काजी साहब की तरफ से कि आपको कमेटी के लिए पूछा गया, मुनीब अख्तर के पास सीनियर जज आप थे, आपने इनकार कर दिया। आप ये बताएं आपने किसके कहने पे इनकार किया? अगर आपने इनकार किया, अगर नहीं किया तो आपको खत लिख के बताना चाहिए, और वो ओपन होना चाहिए खत, और तमाम जजों को जाना चाहिए वो खत, बाहर भी आना चाहिए वो खत कि आपने इनकार नहीं किया। और अगर किया है तो आप इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। क्यों? जुडिशियल मार्शल लॉ लग रहा था, आप इसको रोकने में अपना किरदार अदा कर सकते थे। यानी अगर आप कमेटी में बैठ के न्यूट्रल हो जाते और आप कहते जी ना मैं काजी की मानूंगा ना मैं दूसरे की, तो काजी की कोई ना चलती। मंसूर अली शाह साहब और काजी साहब आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से कभी भी काजी साहब की मर्जी के बेंच नहीं बन सकते थे। या कम से कम आप काजी साहब की जो नाजायज हैं कि ये अपने हम ख्याली बेंच बना दो 63 और इस तरह की चीजों में, कम से कम इसको आप रोक सकते थे। लेकिन आपका ना बैठना बताता है कि आपने बहुत ही बुज़दिली का मुजाहरा किया कि मैं किसी की कंट्रोवर्सी से हटा रहा हूं ताकि मेरा जो होता है ना वो कंफर्म हो जाए, पक्का हो जाए। अच्छा, एक और चीज पे आते हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, बल्कि असदुल्ला खान कहते हैं कि उनकी कुछ वकला से बात हुई तो वो कहते हैं कि जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सोच रहे हैं। देखें हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं ना, मैं कोर्ट रिपोर्टर हूं, लेकिन आपको पता है कि हम लोगों ने जितनी भी डॉट कनेक्टिंग की है वो अल्लाह के करम से दुरुस्ती साबित होती है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोर्ट रिपोर्टर बहुत कुछ अपने सामने होता देख रहे होते हैं, और मैं यहाँ इन पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा असदुल्ला खान की, मैं कोर्ट रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूं। वो अपने सामने बहुत कुछ होता देखते हैं और अदालती कार्रवाई इस तरीके से प्लान की जाती है कि लगे कि अदालती कार्रवाई हो रही है। तो काजी साहब के आने के बाद पर्दे हटे हैं, वरना हमेशा जजों के दबंग रिमार्क्स होते थे, रिपोर्ट करते थे, हम लोग खुशी से झूम उठते थे, पैसा कुछ और आ जाता था। जो लोग बाहर से बैठ के देखते हैं ना ये सारी चीजें, रिपोर्टिंग भी देख रहे होते हैं, जजेस का कंडक्ट भी देख रहे होते हैं, फैसले भी, वो बेहतर तरीके से डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं, बिकॉज़ वो मिक्स ऑफ थिंग्स में नहीं होते। वो क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ सोच सकते हैं कि यार एक्चुअली क्या चल रहा है पर्दे के पीछे, उन्हें समझ आ जाता है। ये जो सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरीके से कह रहे हैं कि जी जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, या जज कोई कह रहा है कि जज उन्होंने भी कहा कि मुस्ताफी होने का भी सोच सकते हैं, और इस तरह की कुछ और चीजें। देखें जब एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ हो ना और जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मुझे तो ये खदशा है, और मैं जजों को ये नहीं कह रहा कि वो बुज़दिल बन जाए, उन्होंने करना है तो कर जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने भी तो की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाद में उसको गायब कर दिया कि 8 जजेस को गिरफ्तार ही ना कर लिया जाए अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, समझ गए? या 8 के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस ना सुना जाए, और जब 8 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी होगी उनमें से कोई जज भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में नहीं बैठ सकेगा। वहां पे काजी साहब हम ख्याल जजेस को बिठा के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, जिस जज का केस चल रहा होता है ना उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर होता है ना वो बैठ जाता है ऑटोमेटिकली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। इन्हीं के काजी साहब पे रेफरेंस आएगा तो काजी साहब नहीं बैठेंगे उस पे, मुनीब अख्तर बैठेंगे, मंसूर अली शाह बैठेंगे, याया अफरीदी बैठेंगे, आमिर फारूक बैठेंगे, और एक और जज साहब है उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ये 5 पर है हमारे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। इन 8 के 8 जजेस को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से एक हफ्ते के अंदर निकलवा दिया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, डरा नहीं रहा जजों को, लेकिन अगर आपने सब कुछ करना है, अगर आपने मुस्ताफी होना है तो उससे पहले बेहतर ये है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। ज्यादा यही होगा कि आपको निकाल दिया जाएगा तो ठीक है, आप कहें जी हम आपको सच के रास्ते पर निकलें। ये एक ऑप्शन हो सकता है उनका कि अगर वो ये कश्तियां जला दें। पाकिस्तान में इतने बहादुर कोई नहीं है लोग, मैं कहूंगा मंसूर अली शाह साहब को इनकलाबी बन गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, मुझे लगता नहीं है। ऑप्शन क्या है? देखें जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा, मुझे नहीं पता वो किस हद तक स्टैंड लेंगे, एक खत लिखें, देखें ये वक्त आ गया तरमीन अल्लाह साहब आप बताएं, ये ना कहें कि मैंने मार्शल लॉ लगने से रोका था, बताएं कि रात को अदालतें किसने खुलवाई,
बताएं कि कैसे फलां को जब अगवा किया गया, फलां पे केस बने और हम सुनते थे तो हम पे कौन दबाव डालता था। बताएं कि 90 दिन में इलेक्शन का जब केस लगा तो किसने मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला या अफरीदीन साहब को बैंक से किसने इलादा किया, क्यों इन्होंने अपने अपने इलादा फैसले लिखे, एक एक इलादा नोट इन्होंने लिखा, किसने दबाव डाला। बताया जाए कि मकसूद रिश्तों के केस के दौरान किस किस जज को अप्रोच किया गया और क्या क्या करवाने की कोशिश की गई, क्या क्या धमकियां दी गई, क्या क्या ऑफर किया गया, ये सब कुछ बता दिया जाए, खत लिखा जाए, ये सब कुछ सामने आ जाए, सारे जजों को भी लिखें, कमेटी को भी लिखें, सबको बताएं और बार काउंसिल को भी लिखें, पाकिस्तान बार काउंसिल को लिखें, सुप्रीम कोर्ट बार को लिखें, पाकिस्तान की सारी बार्स में, हाई कोर्ट में यह खत जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि क्या चल रहा है। निजाम को अगर बेनकाब करना है और अगर आप करके जाना चाहते हैं तो ये आप करें। इसमें फिर ये होगा कि खत आप लिखें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज ने भी लिखा, कोई मिसकंडक्ट अभी तक लगा तो नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये तो आखिरी आप कर पाओगे, इसके बाद तो आपको घर भेजा जाएगा, करें, हिम्मत करें। लेकिन मेरी राय ये होगी कि निजाम के अंदर रहते हुए जितनी जद्दोजहद हो सकती है वो करें। रेजिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है निजाम के अंदर। अगर आप लोग हथियार डाल देंगे, जो भी कोई आइन और कानून के साथ खड़े होने वाला जज है, जिन्हें अपनी नौकरियों को बहुत ज्यादा प्यारी नहीं है या पेंशनों से इतना लगाव नहीं है, जाहिर होता है लोगों, हर बंदा को इतना अमीर नहीं होता, कुछ जजेस हैं इनमें जो जदी पुश्ती अमीर हैं, कुछ जजेस हैं जो कहेंगे यार हमारी पेंशन नहीं होगी तो हम खाएंगे कहां से। यहां पे देखना पड़ेगा कि काजी साहब ने जो आप कह दिया है कि मैंने कमेटी बना दी है, मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। आप जरा देखेंगे इस बंदे की सोच, मैं पाबंद नहीं हूं लेकिन मैं फिर भी आपको जवाब दे रहा हूं, मैं कानून को फॉलो करने वाला बंदा हूं। देखें ऐसा बंदा जो सरेआम कानून और आइन का, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने का बार बार करता हूं, शायद कुछ लोग एतराज भी करते हैं, जो इस बंदे ने हशर किया है आइन और कानून के साथ, अब भी ये बंदा इस जुर्रत के साथ लिख रहा है, उन्हीं लोगों को लिख रहा है जिनके सामने बुराना खड़ा है। देखें अवाम के सामने तो फिर भी शायद कुछ पर्दे रहे हों, जजेस तो जानते हैं इसका कंडक्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका कंडक्ट क्या है, ये कैसे डिक्टेटर की तरह हर चीज पे काबिज हो चुका है, उनको लिख रहा है कि मैं कानून को फॉलो करता हूं। जाहिर है इसका जवाब आएगा और इसका जवाब हो सकता है मुनीब अख्तर की तरफ से आए, जो काजी ने इल्जामात लगाए हैं, इसका बड़ा तगड़ा जवाब मुनीब अख्तर की तरफ से आ सकता है। एक रेजिस्टेंस तो दिखानी पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कि बिलावल को टास्क मिला है आईनी तरमीम करवाने का, और जो नून लीग से जुड़े हुए रिपोर्टर हैं वो कहते हैं जी अब टास्क बराह रास्त नवाज शरीफ को दिया गया है, इनमें से जो भी आईनी तरमीम करवा लेगा वो बादशाह सलामत की गुड बुक्स में आ जाएगा। बिलावल ने अगर करवा लिया, यानी बिलावल के कहने पे अगर सारे लोग मान गए और उसे मैनेज किया और दे दिला और फजल रहमान को, तो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने का वादा है। और अगर नवाज शरीफ ये सब मैनेज कर लेते हैं तो फिर उनकी हुकूमत कायम रहने दी जाएगी। देखते हैं इस तरीके से ये मुल्क चलाना चाह रहे हैं, ये कितना अरसा तक चल सकता है। काजी साहब ने, उनके 29 दिन रह गए हैं टोटल सुप्रीम कोर्ट में। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला जज है जो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे 2-4 फैसले नहीं दे रहा, बल्कि कोई बड़ी जबरदस्त किसने बात की थी कि ये पूरे की पूरी सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहा है। देखिए एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे तो जैसे मुनीर ने भी फैसले दिए थे, एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे मौलवी मुश्ताक जैसे लोगों ने भी कार्रवाइयां डाली थी, ठीक है, जैसे क्यूम भी हमने देखे हैं। एस्टैब्लिशमेंट का सबसे बड़ा टाउट इफ्तिखार चौधरी, जिसने आईएसआई के कहने पे परवेज मुशर्रफ से लड़ाई मोल ले ली थी और आईएसआई ने आखिर तक उसका साथ दिया, वो इतना बड़ा टाउट बन गया। तो मोरे तो हमेशा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से अपने इदारे को मुकम्मल एनाइलेट करके, तबाह बर्बाद करके, मेरे ख्याल में किसी ने भी जरूरत नहीं की जो अब काजी साहब कर रहे हैं। लेकिन अवाम बोल के रद्द-ए-अमल दे, इसकी इजाजत होनी चाहिए। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अवाम का हक मानने के लिए तैयार नहीं है, अब तुम वोट जिस मर्जी को दोगे हम नहीं उसे हुकूमत में आने देंगे। पाकिस्तान की अदलिया में काजी जज बैठा है जो कहता है कि मैं इंसाफ होने नहीं दूंगा जब तक मैं हूं इस कुर्सी पर। नीचे देखो तो आमिर फारूक जैसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि इंसाफ होती क्या चीज है, ठीक है। आप मुझे बताएं अवाम के पास क्या रास्ता है? दो रास्ते रह जाते हैं, खूनी इनकलाब या वो बोल के अपना इजहार करने भड़ास निकाल लें। मैं समझता हूं कि बोल के भड़ास निकालने की इजाजत होनी चाहिए ओनली अगेंस्ट पब्लिक ऑफिस होल्डर्स। ये क्या करेगा? ये डेटरेंस कायम करेगा। मगरिब में लोगों को पता होता है, मगरिब में मालिक में क्या, अगर हमारी करप्शन सामने आ गई या हमने कुछ गलत काम किया, अवाम के मफाद के खिलाफ किया, अवाम खुल के हमारे खिलाफ होगी, बल्कि हम आजादाना पब्लिक में जाएंगे तो हमें इसी चीज का सामना होगा। बल्कि यहाँ पे टोंडे वगैरह भी मार दी जाते हैं, जूता भी मार दिया जाता है यार, उसके बाद पुलिस का रद्द-ए-अमल, लेकिन लोग करते हैं। बाय एंड लार्ज पब्लिक इसको गलत नहीं कहती, हाँ लॉ एनफोर्समेंट आके अपना काम करते हैं जो उन्होंने करना है कि किसी को अगर मार दिया कुछ, लेकिन पब्लिक सपोर्ट करती है उसको मगरिब में कि यार अच्छा ये बंदा करप्ट है, इसको मारा गया। अंडा वगैरह मारने की बात कर रहा हूं, लेकिन अंडा मारने की चलने इजाजत नहीं है, लेकिन बोलने की इजाजत होनी चाहिए। हमारे आइन में लिखा होना चाहिए कि पब्लिक ऑफिस होल्डर अकाउंटेबल है और अवाम उससे जवाब मांग सकती है। देखें काजी साहब ने खुल के झूठ बोले, आइन को रोंद के रख दिया, तबाह कर दी हमारी जुडिशरी। अब आईनी तरमीम के साथ साथ पाकिस्तान का पूरा ढांचा बदलने जा रहे हैं। 1971 से बड़ा सानिया होने जा रहा है, ऐसे में अवाम बोले भी ना। चलें वो तो कह रहे हैं कि वो जो वाकया हुआ बेकरी का, वो मजहब के हवाले से हुआ कि उन्होंने जो एक केस में गलत फैसला दे दिया था, कादियानियों के हक में दे दिया था फैसला, तो उस हवाले से बात कर रहे हैं। चलें जी वो मजहब के लिए था, मैं आम भी बात कर रहा हूं। हर पब्लिक ऑफिस होल्डर, वो जज हो, जर्नैल हो, वज़ीर आज़म हो, कोई वज़ीर हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, सबको जवाब दे होना पड़ेगा। ये चीज़ इनमें खौफ पैदा करेगी। क्या खौफ? एक जर्नैल डरेगा मैं अगर पब्लिक में कभी गया, किसी गैदरिंग में गया, किसी शादी में गया, वहां किसने मुझे बुरा भला कह दिया मेरे अमाल की वजह से। देखें अगर एक बंदा 100% दुरुस्त काम कर रहा है ना, कोई भी उसे गलत नहीं कह सकता। अगर आप 100% दुरुस्त काम कर रहे हैं, नून लीग के लोग अक्सर कहते हैं कि अगर साकिब निसार अभी बाहर निकले तो लोग उसको बुरा भला कहेंगे। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि जिस तरह के गॉडफादर के खिलाफ साकिब निसार का ये कहते हैं कि जी किरदार बुरा था, अवाम उनके हाथ चूमेगी। हालांकि मुझे साकिब निसार पे हमेशा एतराज रहा कि उन्होंने फजूल चीजों में समोटो ले लेकर अवाम का वक्त जाया किया और असल मसाइल हल नहीं किए। जब उनके पास ताकत थी तब वो बड़े बड़े केसेस सॉल्व कर सकते थे, मिसिंग पर्सन का मसला हल कर, लेकिन ज़ाहिर है कि कंपनी के साथ होता है मिलकर उनकी अंडरस्टैंडिंग से काम हो। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जिन्होंने नवाज शरीफ को हटाने की कोशिश की वो सारे जज अवाम के हीरो होंगे। वो सारे लोग अब अवाम के हीरो हैं, इंक्लूडिंग शहजाद अकबर, जिसने जिस मर्जी के कहने पर फाइजा के खिलाफ रेफरेंस बनाया था या जिस मर्जी की दी हुई मालूमात के ऊपर रेफरेंस बनाया था, मतलब किसी एजेंसी ने मालूमात दी होंगी ना, वो भी हीरो बन गया है कौम का। क्योंकि लोगों ने देख लिया कि काजी तो तबाह कौन है पाकिस्तान के लिए, उसने तो पाकिस्तान की बैंड बजा दी है। हर वो बंदा जो इनके साथ खड़ा होगा वो कौम का दुश्मन नजर आएगा, हर वो बंदा जो इन जैसे लोगों के खिलाफ खड़ा होगा ना वो कौम को हीरो नजर आएगा। यहीं से पता चल जाता है। वो जो बेकरी है ना उसके बाद देखे लाने लगी हुई है, वीडियो लोग शेयर करने, वहां लोग जाके बुकेज रख रहे हैं। हालांकि बेकरी ने तो अपने वर्कर को निकाल दिया या एजेंसी के हवाले कर दिया, उनकी तो क्लैरिफिकेशन भी आई है कि हम तो अपने तमाम कस्टमर्स को इज्जत से पेश आते हैं। वो ठीक है, बिजनेस का काम भी यही होता है, बिजनेस तो नहीं बंद करवाना। लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल देखेंगे, लाइनें लगी हुई हैं बेकरी के बारे में। बेकरी का क्या है, लेकिन क्योंकि वहां ये वाकया हुआ है, अवाम अपना रद्द-ए-अमल दे रही है। बेकरी ने बेशक अपने वर्कर को निकाल दिया हो, अवाम ये दिखाना चाह रही है कि समझो हमें ना तो अदालतों में दे रहे हो रिलीफ, ना हम बैलेट बॉक्स के जरिए रिलीफ ले सकते हैं, ना हम अपनी मर्जी का लीडर ला सकते हैं इक़्तिदार में, तो हम फिर वेंट करेंगे, कहीं ना कहीं तो करेंगे। ये लोगों की तरफ से इज़हार नफरत है। उस बेकरी में जाना, आज के बाद जितने लोग जा रहे हैं ना, उसमें एक अंसर होगा इज़हार नफरत का। इस निज़ाम से, इस निज़ाम से अवाम के दिल में इतनी नफरत पैदा हो गई है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक चिंगारी
एक चिंगारी ये अलाव का काम करेगी, सब कुछ जला के राख कर देगी। ये सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा था, ये हालात जो है इसी तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जुल्म और जबर का निजाम चलता रहेगा। क्या फिरौन को ये नहीं लगता था कि मैं इस कौम के सारे बेटे मरवा रहा हूं और सिर्फ बेटियों को जिंदा रहने देता हूं तो मेरा इक़्तिदार हमेशा कायम रहेगा? क्या फिरौन से बड़ी प्लानिंग भी किसी ने की थी आज तक? देखें, जब से दुनिया बनी है आज तक इतनी बड़ी और खौफनाक प्लानिंग शायद ही किसी ने की हो, मतलब रिकॉर्ड पे रही है कि उसने कहा कि कौम के सारे बेटे मार दो, बेटियां छोड़ दो। ये कितना बड़ा जुल्म था सोचो। हजारों लाखों बच्चे इसने मार दिए होंगे इस वजह से, फिर भी उसका इक़्तिदार उसी कौम के एक बेटे के हाथों गर्क हुआ। तो फिरौन की प्लानिंग से ज्यादा बड़ी प्लानिंग है आप लोगों की कि हम आईनी तरमीम कर लेंगे। मतलब ये फिरौन की प्लानिंग से ज्यादा बड़ी प्लानिंग है कि हम आईनी तरमीम कर लेंगे, आईनी अदालत बना के काजी को बिठा देंगे तो हम जीत जाएंगे। कुदरत का कानून हरकत में आएगा जब आप सब कुछ कर लेंगे। एक तो है ना कि कुदरत का कानून की दफा आ जाता है कि आप कर ही नहीं सकते जो आपका प्लान होता है सारी ताकत के बावजूद, जैसे आईनी तरमीम अगर आप ना कर सकते। लेकिन वही बात है कि हम जैसे लोग अगर कहें कि फजलुर रहमान पे हम तकिया कर लेंगे, मैंने आपको हमेशा कहा था कि मैं मौलाना इसलिए नहीं कहूंगा कि अभी वो फजलुर रहमान है। मौलाना तब बनेगा कि इसानी तरमीम को रोकेगा। वो आपके सामने आ गया कि उन्होंने एंकर को कह दिया जी मैं तो तैयार हूं तरमीम में वोट डालने के लिए, और लोगों को अब खुल के पता चल गया कि असल चेहरा और असल गेम कुछ और थी पीछे। ठीक है, ये भी कोई एजेंसियों की शायद गेम थी, लेकिन आगे पता चलेगा कि जब वो वोट दे देंगे और असल मुसद्दा क्या सामने आएगा। तो ये हालात हैं कि फिरौन की तरह खुद को सबसे ताकतवर समझने वाले जैसे ही सुकून में हो जाएंगे ना कि आप सब कुछ काबू में हो गया, तब ये सब कुछ अल्लाह की जात पलट देगी। ये कुदरत का कानून है जो मैं बता रहा हूं। मैं मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि उम्मीद नहीं आपने छोड़नी। आप 25 करोड़ हैं, ये आप कुछ दे ही नहीं सकते, और इनको लगता है कि इमरान खान खुदा ना खास्ता अगर हयात ही ना रहे तो फिर कोई मसले हल हो जाएंगे। ये भी आपकी भूल है। आपको अंदाजा नहीं है कि आपने घर घर में लीडर पैदा कर दिए हैं। आप लोगों के सियासी शोर को जरा देखें, आपको पता चल जाएगा। और इनको लगता है कि $7 अरब का IMF का प्रोग्राम आ गया तो सत्ते खाना। IMF का प्रोग्राम आपको ग्रोथ नहीं करने देगा, नौकरियां नहीं क्रिएट करने देगा, सब्सिडीज देने की भी इजाजत नहीं देगा। महंगाई बढ़ती जाएगी। अभी वो जब आपसे कहेंगे ना इंपोर्ट्स बढ़ाओ जो आपने रोकी हुई है, तो फिर जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा आपको लग पता जाएगा आगे होना क्या है आपके साथ। IMF पाकिस्तान का भला नहीं चाहता, सिर्फ वो हमारी आखिरी ऑप्शन रह जाता है, इसलिए लेना पड़ता है। इसलिए शादियाने ना बजाएं। आपको लगता है कि IMF का प्रोग्राम मिल गया, हम इसको भी रगड़ देंगे, इसको भी रगड़ देंगे, इसको भी लटका देंगे, इसको भी लटका देंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये आपकी भूल है। अभी आपको जिन लोगों का साथ है ना, इंशाल्लाह ताला वो भी ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। सब कुछ बहुत जल्दी बदलने वाला है। नवंबर के इलेक्शन देखते हैं कि कुदरत को क्या मंजूर है। अमेरिका में बड़ी तब्दीली आती है तो इनका बाप तो अमेरिका है, ये उसकी मर्जी के बगैर तो चल नहीं सकते। वहां से अगर कोल्ड शोल्डर आ गया एक बार और IMF के प्रोग्राम में जो मदद दी जा रही है अनकंडीशनल, वो अगर बंद हो गई, इनके सारी अकड़ और ताकत खाक में मिल जाएगी। देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन अदलिया अगर अभी स्टैंड नहीं लेगी तो एक हफ्ते बाद इन सारे जजों के पास सिवाय मुस्ताफी होकर इज्जत से घर जाने के और कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। ये फाइनल हफ्ता है। अगर जैसे मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर ने अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में कोई कंसेंसस पैदा करना है तो वो कर लें। तमाम जजेस ओपन लेटर लिखें कि फुल कोर्ट बुलाई जाए और फुल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स तय कर लिए जाएं। ये वाइड ऑप्शन है इनके पास फिलहाल। आप इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सबका हामी नासिर हो। सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।